हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग एडुकेशन। बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग पढ़ेंगे। ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? आरसी हचिंसन। ये एक लेखक है जो कि इंग्लैंड के हैं, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को देख लेते हैं। तो आप लोग अपने बुक खोल लो और शुरू करते हैं चैप्टर। क्या करता हूं मैं, पहले आपको चैप्टर पूरा पढ़ा देता हूं, फिर इसके सारे वर्ड्स मीनिंग आपको लिखवा दूंगा। जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है वो सारे मैं आपको लिखवा दूंगा। तो इससे ये होगा कि कहानी भी हमें समझ में आ जाएगी और उसके बाद जो हमारा मुश्किल वर्ड है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, जो कि लिखा गया आरसी हचिंसन के द्वारा। तो कहानी शुरू करने से पहले हमें पहले लेखक का परिचय दिया गया है कि ये लेखक जो है आरसी हचिंसन, वो कैसे इंसान है, कैसी कहानियां लिखते हैं, किस बारे में कहानी लिखते हैं, उनका अंदाज क्या है बोलने का, इसे ये सब बताया गया। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बताया गया हमें। फर्स्ट लाइन है, आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कॉन्टेम्पररी सोसाइटी। बोला गया है कि आरसी हचिंसन जो हमारे लेखक हैं वो ब्रिटिश के हैं, मतलब इंग्लैंड के हैं। एक नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार जो कहानी लिखते हैं। तो हमारे जो आरसी हचिंसन लेखक हैं वो कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के एक लेखक हैं। एक्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कॉन्टेम्पररी सोसाइटी। ये अक्सर अपनी कविताओं में, कहानियों में हमारे समाज के कुछ संवेदनशील मुद्दे, जिसको लोग अक्सर सुनना नहीं चाहते, संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिस पर लोग अक्सर उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, वो सब अपनी कहानियों में, कविताओं में टच करते हैं। विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, सारे विरोधाभास। अब देखो, संवेदनशील मुद्दों पर ये बात करेंगे तो लोगों को कुछ ना कुछ विरोध होगा ही। आप लोग देखते हो बहुत सारा मूवी बॉयकॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ सीन को लेकर हमारी फीलिंग हर्ट हो जाती है, विरोध हो जाता है। ये कुछ उसी तरह के राइटर हैं जिनकी कहानियां में पब्लिक अक्सर कुछ न कुछ उनसे विरोधाभास में पब्लिक को कुछ हर्ट कर जाती है, इनकी कहानियों के कुछ पात्र, कुछ बातें। तो आगे देखते हैं। इन द पेस ऑफ लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। अब जो ये कहानी है द पेस फॉर लिविंग, इसमें आरसी हचिंसन किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, दिखा रहे हैं? तो आजकल के आधुनिक इंसान के दुख को, कि वो किस पीड़ा में है, कैसा दुख इसके सर पे है, उसकी बात की गई। अब देखते हैं किस दुख की बात कर रहे हैं। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. इस चैप्टर में ये बताना चाहते हैं कि आज का इंसान जो है बहुत ज्यादा तेज हो गया, जिसकी वजह से उसके सर पे एक अलग तरह का प्रेशर बन गया है, बहुत ज्यादा दबाव में रह रहा है हमारा समाज में। औरतों, बच्चों, आदमी, इंसान खुद, सब बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके नॉर्मल लाइफ का रिदम बिगड़ गया, मतलब कि तालमेल बिगड़ गया है और हर किसी के ऊपर एक अनावश्यक प्रेशर बन गया है, अनावश्यक दबाव आ गया है, जिसकी वजह से हर कोई हमेशा टेंशन में रहता है। अब ये सोचने वाली बात है कि गति तो अच्छी चीज है कि हम लोग बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, खुद में अच्छाई ला रहे हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, कैसा प्रेशर बन गया है? तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्या प्रेशर की बात की गई है। तो अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। आई होप आप लोग बुक खोल के बैठे हुए होंगे, लाइन बाय लाइन मैं बता रहा हूं। भरोसा करो, एक बार मुझसे कहानी पढ़ लो, फिर दोबारा यह कहानी किसी और से नहीं पढ़नी होगी, इतने अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लाइन है, आई सॉ अ प्ले इन डबलिंग नॉट लॉन्ग अगो in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish town. बोलते हैं कि मैं कुछ समय पहले, ज्यादा समय पहले नहीं, कुछ समय पहले डबलिन में एक शो देखने गया। डबलिन यहां पर एक शहर का नाम है। तो डबलिन में एक शो देखने गया था, एक प्ले देखने गया था। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, तो मान लो मूवी देखने गए थे, तो उस मूवी में एक चीफ कैरेक्टर मींस मेन रोल में जो था, जैसे कि हम लोग कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो उसका एक हीरो होता है। जैसे कि सलमान खान की मूवी देखने गए तो उसका हीरो सलमान खान, उसके बारे में कहानी रहती है, तो उसको कहते हैं चीफ कैरेक्टर मींस मुख्य किरदार। तो बोला गया है कि ये जो है डबलिन में एक शो देखने गए थे, एक प्ले देखने गए थे, जिसका मुख्य किरदार कौन था? एक बूढ़ा मक्के का व्यापारी था कि कहां पे रहता था? स्मॉल आयरिश टाउन। आयरिश टाउन मतलब देखो, हम लोग जैसे इंडियन है तो इंडिया के लोगों को क्या कहा जाता है? इंडियन। उसी तरह आयरलैंड एक देश है, वहां के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? आयरिश।
तो बताया गया है कि वो जो इस स्टोरी में उस मूवी जिसको देखने गए थे उसमें जो बूढ़ा मक्के का व्यापारी था वो आयरलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। नेक्स्ट है, ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, हिज हर्ट वॉज डिकी। वो इंसान बहुत ज्यादा दुख में रहता था, बहुत ज्यादा पीड़ा में रहता था, वो बूढ़ा मक्के का व्यापारी। क्यों रहता था? His nephew was cheating on him. His wife had a fantastic notion of spending 10 pound on a holiday. वो टेंशन में इसलिए रहता था क्योंकि उसका भतीजा जो था वो उसको धोखा दे रहा था। धोखा किसी भी तरीके से दे सकता है, पैसा चुरा लेता होगा या फिर परेशान करता होगा, बिजनेस में कुछ बेईमानी कर लेता होगा। तो उसका भतीजा जो था वो उसको धोखा दे रहा था। और इसकी पत्नी को एक बुरी आदत थी कि वो हर सप्ताह में हर छुट्टी पर, हर सप्ताह मतलब हर छुट्टी जैसे कि संडे, तो हर संडे को वो 10 पाउंड मतलब कि 1000 रुपए खर्च करने का उसको लत लगा हुआ था। मीन्स कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहती थी। तो अब ये इंसान दुख में था। क्यों? क्योंकि अब देखो पैसे आ रहे हैं, एक तो भतीजा धोखा दे रहा है, पैसे चुरा ले रहा है या फिर परेशान कर रहा है, उस पर से पत्नी को इसकी मेहनत की कदर नहीं है। मेहनत कर करके पैसा ला रहा है और वो हर सप्ते 1000 के 1000 रुपए खर्चे कर रही है। इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा टेंशन रहता था, कमाने का दबाव बना रहता था कि यार फिर पैसा खत्म हो गया, फिर हमको काम करना होगा, फिर कहां से करें। तो इसके ऊपर ही इज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, ये बहुत ज्यादा टेंशन में रहने वाला इंसान था। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। क्या हुआ कि ये इतने सारे टेंशन की वजह से इसको अपना लाइफ बहुत ज्यादा भारी लगने लगा कि यार कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, सुबह उठो, सुबह से लेकर शाम तक बस काम का चिक 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 हो रहा है। ना कुछ काम हो, ना खुद पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बस पैसा कमाओ, ये दिमाग में चल रहा है। And in a moment of despair, he uttered a great cry from hurt. They tell me there is an aeroplane now that goes 1000 miles an hour. Now that's too fast. तो क्या हुआ इस दुख की घड़ी में ये मन ही मन बड़बड़ाते हैं, खुद में बोलते हैं। देखते हो हम लोग जब दुख में रहते हैं तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो वैसे ही ये जब दुख में थे तो दुख में इसके मन से आवाज आए, दिल से आवाज आई कि लोग कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ जो है इसमें इतनी सी स्पीड है, वो मुझे दिमाग खराब की हुई है, टेंशन हो रहा है, इतना सारा टेंशन है, सुबह से उठो शाम तक काम करते रहो, एक सेकंड चैन का नहीं है, और एरोप्लेन 1000 किलोमीटर में उड़ रहा है, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट स्पीड में नहीं जा रहा है। ये बात ये कहता है। अब यहां पर वो मूवी खत्म हुई, अब आते हैं लेखक उस मूवी पे क्या रिएक्शन देते हैं। For me, that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. लेखक मूवी देख लिए, उसके बाद इनके मन में ये सवाल आ रहा था कि बता रहे हैं कि मेरे लिए जो है वो लाइन जब ये कहता है कि एरोप्लेन कितना ज्यादा स्पीड उड़ रहा है, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है, ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत लाइन लगा। अद्भुत लाइन क्यों? क्योंकि ये बहुत मजाकिया लाइन था कि इंसान अपनी परेशानी को एरोप्लेन से कंपेयर कर रहा है। मीन्स अपने लाइफ में परेशान है तो बोल रहा है एरोप्लेन बहुत ज्यादा तेज उड़ रहा है, वो कुछ ज्यादा फास्ट है, जबकि खुद को फास्ट करेगा वो नहीं। खुद पर ध्यान देने के बाद ये दूसरे पे दोषारोपण कर रहा है। पहले ये सोचते हैं पोएट, फिर बोलते हैं एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइडियस गेट द सबटल ट्रूथ्स बाय मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। बोलते हैं कि चलो मजाक की बात अलग कि वो बूढ़ा आदमी का ये मजाक उड़ा दिए कि वो अपनी परेशानियों को छुपा रहा है, एरोप्लेन पे दोषारोपण कर रहा। बोलता है कि उसके बाद, मजाक के बाद तो सही है, उसके बाद ये लाइन जो है ना मेरे दिमाग में नहीं, इस जो लेखक है हमारे उनके दिमाग में, वो सोच रहे हैं, ये वो बता रहे हैं हमें कि उनके दिमाग में ये बात आकर बहुत ज्यादा बैठ गई कि वो इंसान एरोप्लेन की बात बोल रहा है। तो इनको ये लगा कि आयरिश लोग मीन्स आयरलैंड के लोग जो है जीवन के सच को कितने अलग तरीके से लोगों के सामने ला रहे हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट। क्या आप लोगों ने समझा कि वो बूढ़ा जो है, बूढ़ा मूर्ख व्यक्ति था, वो कहना क्या चाह रहा था। तो क्या आप लोग समझ पाए कि लेखक किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से सच की बात कर रहे हैं जो आयरिश लोग लाकर हम लोगों के सामने ला रहे हैं बहुत अलग तरीके से, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा सच है। तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि वो सच क्या है। तो देखो यहां पर लेखक के दिमाग में ये बात बैठ गई जब वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि एरोप्लेन कितना ज्यादा फास्ट चल रहा है। देखो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वो बूढ़ा आदमी कहना चाह रहा था
कि कहीं हम लोग भी अपने जीवन में एरोप्लेन की तरह ही तो फास्ट नहीं हो गए हैं। एक जगह से उठो दूसरे जगह एकदम चिल्लम चिल्ली हुआ है, सुबह से शाम तक बस बिजी हैं, मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं। क्या हम लोग खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं कुछ समय के लिए? आज देख रहे होगे आज के समय में हर कोई बिजी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त है। किसी के पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है जो खुद के ऊपर ध्यान दे, खुद के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ नया चीज सीखे। बस मशीन की तरह जो ऑर्डर मिल रहा है, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हैं, सब मेडिकल कर रहे हैं तो मेडिकल के पीछे भाग रहे हैं। जो दूसरे लोग कर रहे हैं या फिर जो हमारे पेरेंट्स बोले या फिर हमारा समाज हम पर बोलता है, एक तरीके से हम लोग भी मशीन बन गए हैं कि मशीन की तरह हम लोग को ऑर्डर दिया जा रहा है और हम लोग वो काम कर रहे हैं। ऐसा हमारे राइटर कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भी एरोप्लेन की तरह एक मशीन बन गए हैं जो फुल स्पीड से उड़ रहे हैं। बच्चे को देखते होगे, पहले के बच्चे खेलते कूदते थे, आजकल बच्चे सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से आए, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, फिर घर पे फोन पे गेम खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजी है, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद के हेल्थ के ऊपर, खुश रहने के ऊपर। पेरेंट्स से दूरियां बन रही है, बात नहीं कर रहे हैं लोग एक दूसरे से। रोड पे कोई किसी को रोकता है, चलो ठीक है फेसबुक पे बात करते हैं, इंस्टा पे बात करते हैं, सामने से लोगों के बीच बातें नहीं हो रही। हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं। तो यही बात आइडियस लोग अपने इस लाइन से कहना चाह रहे थे जो लेखक को समझ में आई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि आगे की कहानी शुरू होती। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। अब हमारे लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे जीवन की गति से खुद कोई परेशानी है। आई enjoying going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे खुद गति नहीं पसंद है, मैं खुद गाड़ी को 90 के स्पीड में चलाना पसंद करता हूं, मतलब बहुत तेज चलाना पसंद करता हूं, वो भी तब जब मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि वो गाड़ी अपनी नहीं हो, क्योंकि अपनी गाड़ी को लोग ज्यादा स्पीड में नहीं चलाते हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ खरोच आ गया तो कोई प्रॉब्लम है। तो वही बोल रहे हैं लेखक कि मुझे खुद स्पीड में चलना पसंद है, मैं बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाना पसंद करता हूं, वो भी तब जब वो गाड़ी मेरी नहीं हो। आई अडोर द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट द बेटर सी। मुझे वो सारी मशीन से भी प्यार है जो आपको एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से पहुंचा दे, एक जगह से उठाए दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचा दे, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। To dine in London and lunch in New York next day seems to be a most satisfactory experience। Dine मतलब होता है डिनर, मतलब रात का खाना। तो बोलते हैं कि लंदन में रात का खाना खाना और दिन का खाना मुझे न्यूयॉर्क में खाना खुद ज्यादा पसंद है। मतलब कि लंदन में खाए रात का खाना और प्लेन पकड़े, दिन में पहुंच गए न्यूयॉर्क और वहां पर जगह खा लिए। लंदन और न्यूयॉर्क इंग्लैंड के दो शहर हैं, जैसे कि इंडिया का शहर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, उसी तरीके से ये इंग्लैंड के दो शहर हैं। तो ये बोलते हैं कि मुझे रात का खाना लंदन में खाना और दिन का खाना न्यूयॉर्क में खाना, खुद इतना ज्यादा फास्ट होना मुझे खुद पसंद है, वो सारी मशीन्स पसंद है जो हमारे लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। I admit it excludes all the real pleasure of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset and Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestor had to do without, and we might just as well accept it gratefully। देखो बहुत बड़ा लाइन मैंने पढ़ दिया है, क्योंकि ये लाइन इतना बड़ा था, इसका मीनिंग बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। तो देखो राइटर कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि एक जगह से रात का खाना यहां खाए, दिन का खाना वहां खाए, इसमें जो है आप इतने ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करने से आपको ट्रैवल का मजा नहीं आता जितना मजा आप बस से ट्रैवल करने में लेते हो। देखते हो जब हम लोग बस से जाते हैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, फिर हम लोग बस पे जाते हैं, बैठते हैं, फिर जगह जगह हर स्टैंड पे रुकते हैं, लोगों से बात करते, कुल्फी खरीदते हैं, खाते हैं। तो इसका भी एक अलग मजा है, बाहर लोगों को देखते हैं, तरह तरह के लोगों से बात करते हैं, तो इसका एक अलग मजा है जो मजा हम प्लेन में नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन में एक जगह बैठे और दूसरी जगह डायरेक्ट पहुंच गए, न सफर का मजा, ना आसपास कुछ लोग दिख रहे हैं, जो बैठे हुए हैं बस उतने ही लोग दिख रहे हैं, न कोई बात करने को होता है ज्यादा, लोग बस अपने बस शांति से बैठे और एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो ये मजा, ये कवि कह रहे हैं, राइटर हमारे कह रहे हैं कि ये मजा मैं मानता हूं कि ये बस वाला मजा ट्रेवल करने का एरोप्लेन में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसका एक ये भी चीज है कि प्लेन में ट्रेवल करने का भी एक अलग मजा है जो हमारे पूर्वज नहीं ले पाए। मीन्स हमसे पहले वाले जनरेशन जो थे वो इस मजा को नहीं ले पाए।
कि प्लेन में एक जगह से बैठे दूसरे जगह पहुंच गए, ऐसे फिल्म का कोई सीन चल रहा हो कि तुरंत में यहां तुरंत में यहां। तो वही बोल रहे हैं, इट गिव यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि इस चीज को, इस सिचुएशन को भी खुद से अच्छे से ग्रेटफुली मीन्स अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मान लेना चाहिए कि हाँ, हम लोग भी बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं, जो हम लोग इतने ज्यादा फास्ट हो चुके हैं कि हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता एक जगह पे इंतजार करने का या फिर लोगों का इंतजार करने का, कि एक जगह से उठे दूसरी जगह डायरेक्ट पहुंच गए। नेक्स्ट बोला गया है, नो वेयर द स्पीड्स बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एंड दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। अब ये बोल रहे हैं कि देखो, अब ऐसा नहीं है कि मुझे हर जगह ये मशीन्स पसंद है, कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे ये मशीन्स के पसंद नहीं है। कौन सी काम की बात करें कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस मशीन्स की वजह से। तो क्या हम लोग का नेचुरल स्टेट, क्या हमारा माइंड इतना प्रेशर झेलने को तैयार है, इतने सारे वर्कलोड को एक साथ? देख रहे हो आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, एकदम 10th में रहते हैं, जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो ये चीज अच्छी बात है, लेकिन बोल रहे हैं कि क्या ये हमारे मेंटल के लिए सही है, मेंटल एक्टिविटी के लिए? क्या हम पर ये अनावश्यक प्रेशर नहीं बन रहा है कि हम लोग एक टेंशन में जी रहे हैं, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? तो वही ये कहना चाहते हैं। I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinkers, those who are cursed with l'esprit the l'screlate, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over। बोलते हैं कि फिर मुझे लगता है कि कहीं मैं पक्षपात तो नहीं कर रहा हूं, ये बात बोलकर कि मशीन्स वाले जमाने को खराब बोल रहा हूं और पुराने जमाने को सही बोल रहा हूं। इन्हें लगता है कि कहीं मैं पक्षपात तो नहीं कर रहा हूं, किसी एक साइड को ज्यादा वैल्यू तो नहीं दे रहा हूं कि पुराने लोग बहुत अच्छे थे, धीरे धीरे काम करते और गतिशील लोग बेकार हो रहे हैं। तो बोलते हैं कि मैं शायद थोड़ा पक्षपाती हो रहा हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करता हूं जहां पर लोग बहुत ज्यादा धीरे सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्लो थिंकर है। अगर वहां पर कोई इंसान कोई गहरी बात कर दे, मीन्स कुछ ऐसी बात कह दे जिसे समझना थोड़ा जटिल हो, तो हम लोग वो बात जो है पार्टी खत्म होने के 4 घंटे बाद समझते हैं। मतलब कि जैसे कि होता नहीं है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जोक बोल दो तो उन्हें तुरंत समझ में नहीं आता, पूरा पब्लिक हंस दिया, वो 10 मिनट बाद बोलेंगे अच्छा उस जोक का ये मतलब था। तो ये उस तरीके के लोगों के ग्रुप में रहते हैं। ये कभी खुद को एक स्लो थिंकर बताना है कि मैं बहुत ज्यादा धीरे सोचता हूं। आगे बोला गया है, I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test because those tests are all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। बोलते हैं कि मैं उन लोगों में से हूं जो आज के जमाने के किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में या फिर किसी भी एग्जाम में बैठूं तो मैं सबसे आखिर में आऊंगा। अब क्यों? क्योंकि ये सारे टेस्ट जो हमारे स्पीड को बढ़ाने का टेस्ट ले रहे हैं। आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे तो आपका एक ड्यूरेशन फिक्स रहता है कि आपको इतने क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर करने हैं। अगर आप 3 घंटे के अंदर नहीं किए, आपसे कॉपी ले ली जाएगी। तो एक तरीके से हमारा स्पीड टेस्ट लिया जाता है कि हम कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि आज के जमाने के जो एग्जाम है वो एक तरीके से हमारे स्पीड को टेस्ट कर रहे हैं, हमें स्पीड बना रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम रिएक्ट करें, जल्दी से समझें। उसके अलावा और किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम उससे सीख क्या रहे हैं। तो ये हमारे स्पीड को टेस्ट कर रहे हैं कि आपको जितनी जल्दी आप सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन पे, आप सोचिए। तो वही ये बोल रहे हैं कि आज के समय के मैं किसी टेस्ट में शायद सबसे आखिर में आऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी सोचने की आदत नहीं है। आगे बोला गया है, Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living। हाँ, मैं मानता हूं, ये कवि कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूं कि आज के समय में हम जैसे धीरे सोचने वाले लोगों को जीवन जीना बहुत मुश्किल है, एक अच्छी जिंदगी पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग हैंडीकैप्ड हैं, असमर्थ हैं वैसे जिंदगी पाने में, क्योंकि आज सब कोई फास्ट है और इसमें आप अगर स्लो सोचिएगा तो फिर आपकी कोई जगह नहीं है, आप पीछे छूट जाइएगा। तो But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। फिर ये बोलते हैं कि लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि अगर आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी, आप अपने दिमाग का उपयोग जल्दी सोचने में, काम करने में के सिवाय आप जिंदगी को एंजॉय करने में भी तो अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं, खुद में खुश रहने के लिए, खुद पर ध्यान देने के लिए, कुछ देर अकेले बैठकर खुद से बात करने के लिए, कुछ
खुद के लिए कुछ करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, जो हमें पसंद हो, हम जो चाहते हैं वो करना, ना कि हमारी समाज, हमारे पेरेंट्स हमसे जो करवाना चाह रहे हैं वो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि समाज जो कह रहे हैं या पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो करना गलत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो हम अंदर से करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर से आ रहा हो, वो भी सीखना चाहिए खुद। अब ये बताते हैं एज एन एग्जाम्पल, अब ये बताते हैं कि अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं कैसे मान लूं कि आप एक स्लो थिंकर हैं, आप धीरे सोचने वाले हैं, कभी बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं, कि आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये तो आप बोल दिए कि मैं धीरे सोचता हूं, लेकिन कैसे धीरे सोचते हैं ये मैं कैसे मान लूं। तो बोलते हैं एज एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप लोग ये सुनिए, उसके बाद आप लोग ये समझ जाइएगा कि मैं कैसे एक धीरे सोचने वाला इंसान हूं। तो बोलते हैं एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग एंड आफ्टर 2-3 मिनट आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट। बोलते हैं कि देखिए, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा दुविधा में रहता हूं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते रहता हूं। उसके हर 2-3 मिनट पे ना मुझे अपनी पत्नी से तरफ देख के उनसे खुसफुस बात करनी पड़ती है। क्या बात करते हैं? आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। ये पूछते हैं कि अभी मूवी में जो हीरोइन दिखा जा रही है, क्या वो वही हीरोइन है जो पहले सीन में थी? देख रहे हो आज के मूवी में बहुत सारी हीरोइन रहती है, बहुत सारे हीरो रहते हैं, कोई विलेन रहता है, कोई एक्टर हीरो रहता है। तो बोल रहे हैं कि क्या ये ये अपनी पत्नी से क्या पूछते हैं कि ये जो अभी सीन पर लड़की है, क्या वही लड़की है जो सीन के पहले शुरू में आई थी? सोचो ये इतने ज्यादा स्लो है कि पहले सीन में जो लड़की देखे थे और अभी जो सीन में लड़की देख रहे हैं, आधे घंटे बाद जो सीन में नई लड़की का एंट्री हुआ, उन दोनों में डिफरेंस पहचानना इनको मुश्किल हो रहा है। ये कहानी, मूवी की कहानी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे मूवीज है जिसमें एक एक्टर की 2-3 गर्लफ्रेंड्स रहती है, 2-3 बीवी रहती है जिसको वो डेट करते रहता है। तो फिर ये उसी की बात हो गई कि ये बोल रहे हैं कि क्या ये सीन में पहले जो लड़की आई थी, क्या ये अभी जो लड़की है, क्या दोनों सेम है? एंड शी विस्पर्स बैक, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म, a tall blonde, a short blonde and medium sized brunette, call them A B C। तो इनकी पत्नी गुस्सा चिढ़ कर बोलती है कि नहीं जी, मूवी में 3 हीरोइन है, एक लंबी वाली गोरी लड़की जो है, एक ब्लॉन्डे मतलब गोरी, तो एक लंबी वाली गोरी लड़की है, एक मीडियम साइज की गोरी लड़की है और एक छोटी सी सैवली लड़की है। आप उसे ABC कर बुला लें। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। और वो जो लड़का जो आते ही अपना टोपी उतारा है, वो इस मूवी का हीरो है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। और वो जो हीरो है वो सबसे पहले बीच वाली लड़की से प्यार करेगा, वो मीडियम साइज की है, फिर C वाली लड़की से, मींस छोटी वाली लड़की जो है, जो सांवली है, उससे प्यार करेगा, फिर सबसे बड़ी वाली लंबी लड़की, बड़ी मींस लंबी वाली लड़की, उससे प्यार करेगा। इस मूवी में 3-3 लड़कियों से प्यार करेगा। एंड सो इट्स प्रूव्स टू बी। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितना ज्यादा धीरे सोचता हूं। ये हमारे लेखक कह रहे हैं कि मुझे एक मूवी का सीन तक समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जो हीरोइन आई वो हीरोइन तुरंत बाद में दूसरी लड़की जो क्या है वही पहली लड़की है, या फिर मूवी में कोई और भी आ रहा है। There you have a mind which has trained itself to work in high gear through as a matter of fact it can work in other gears just as well। बोल रहे हैं कि आप लोग इतना तेज इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है इतने ज्यादा अधिक तेजी से सोचने के लिए कि आप लोग तुरंत में एक चीज समझ रहे हैं, तुरंत में दूसरी चीज भी समझ पा रहे हैं, तुरंत में तीसरी चीज भी, मींस एक साथ मल्टीटास्किंग हो चुके हैं आप लोग। बट माई पॉइंट इज दैट most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comparatively and with rapid changes of scenes and action। ये बोलते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, मुझे तो दिक्कत हो रही थी मूवी देखने में, पर मेरे बगल में और भी जो इंसान थे, माय फेलो पेशेंट्स, उन लोगों को मूवीज के सीन, एक्शंस, ये सब समझने में दिक्कत नहीं हो रही थी। वो लोग सारे सीन्स को, सब चीज को आसानी से समझ पा रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी मेरी तरह कि ये हीरोइन पहले आई, क्या ये मूवी की हीरोइन है, या फिर क्या ये हीरो मूवी की हीरोइन है। ये समझने में उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही थी। वो लोग सारे मूवी के सारे सीन्स को, सारे एक्शंस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। ये जो मेरे साथ बैठे हुए लोग हैं, अभी के जमाने के लोग, ये आज से 30 साल पहले के लोगों से बहुत ज्यादा तेज सोच रहे हैं। कभी हमारे राइटर जो है वो बहुत पुराने हैं, पुराने जमाने के बूढ़े से इंसान है, तो बोलते हैं कि आज के इंसान जो है
आज से 30 साल पहले के लोगों से बहुत ज्यादा तेज सोच पा रहे हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी एक साथ बहुत सारा काम करने में समर्थ हो गए हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें एक बार में करने को ये कर सकते हैं। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all। बोलते हैं ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है कि आज के लोग अगर तेजी से नहीं सोचेंगे तो ये तेज दुनिया में वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, वो अपने जीवन में कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के जीवन में हर कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आप इस जमाने में तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे नहीं कीजिएगा, अगर आराम करते रहिएगा, क्योंकि देख लो दुनिया बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। छोटा छोटा बच्चा आजकल बड़ा बड़ा काम किए हुए है, बहुत सारी काम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ साइड से कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आज के जमाने में अगर आप, ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज के जमाने में अगर आप इस स्पीड से नहीं बढ़िएगा तो दुनिया में आप बहुत ज्यादा पीछे छूट जाइएगा, बहुत ज्यादा अकेले रह जाइएगा और एक जिंदगी में एक अच्छा जीवन नहीं पा पाइएगा, गरीब बन के रहिएगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। बहुत ही अच्छा चैप्टर था हमारा द पेस फॉर द लिविंग।